जय हिंद। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो हुई थी हम लोगों की इकोनॉमिक्स की, इसमें हम लोगों ने बैंक लोन पढ़ के ख़त्म कर दिया था। आज की जो हम लोग क्लास है उसमें हम लोग उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना है वो है टॉपिक क्रेडिट्स। क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है, आप एक तरीके से ये समझ लीजिए, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन। अब इस क्रेडिट का हम लोग एक मतलब तो समझ लिए कि क्रेडिट का मतलब हो रहा है लोन। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ते और समझते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए दो लोग हैं, ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है। इस आदमी को चाहिए लोन, तो क्या चाहिए? लोन चाहिए। हो सकता है ये फार्मर हो, इसको अपनी खेती करने के लिए लोन चाहिए, क्योंकि जो भी किसान है वो गरीब होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो खेती कर पाए खुद से। तो किसानों को अपनी खेती स्टार्ट करने के लिए थोड़ा पैसा लोन चाहिए। तो वो लोन लेने जाएगा इस आदमी के पास फार्मर गया, कहा कि भैया देखो यहाँ पे एक मेरा खेत है, ठीक है, इस खेत पे हम कुछ फसल लगाएंगे और फसल लगाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप हमको थोड़ा सा पैसा दे दो। इस खेत पे जब हम फसल लगा लेंगे और फसल जब हमारी तैयार हो जाएगी, तो उस फसल को बेच के हम आपको थोड़ा सा, मतलब जितना आपने पैसा दिया था वो पैसा, और उसके अलावा थोड़ा सा आपको हम इंटरेस्ट दे देंगे, मतलब आपने जितना पैसा दिया था उसके अलावा कुछ और पैसा दे देंगे। ठीक है, तो इस आदमी ने फार्मर को क्या दे दिया? इस आदमी ने फार्मर को दे दिया लोन। इसी लोन को बोला गया है क्रेडिट। अब क्रेडिट का मतलब है क्या कि ये एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में। ये दो लोग कौन है? एक है सप्लायर, सप्लायर मतलब जिसने पैसा दिया है, यानी ये इंसान है सप्लायर, और दूसरा है बॉर्रोवर, जिसने पैसा लिया है। तो होता है सप्लायर और बायर के बीच में मनी या सामान को लेकर। आने वाले फ्यूचर के टाइम में, फ्यूचर में जब इस किसान की फसल तैयार हो जाएगी, किसान जब ये अपनी फसल बेचेगा, तो ये किसान जो सप्लायर से पैसा लिया रहेगा, उस सप्लायर को जितना पैसा लिया है वो पैसा वापस करेगा, उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी वो सप्लायर को देगा उस पैसे के अलावा। ठीक है, अब यही बात आगे लिखी है कि जनरली होता क्या है, फार्मर्स जो है लोन लेते हैं हर सीजन के बिगनिंग में। जब भी कोई फसल लगाने का सीजन स्टार्ट होता है, जैसे रबी सीजन स्टार्ट हुआ, खरीफ सीजन स्टार्ट हुआ, तो फार्मर के पास वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि फार्मर जो है लोन लेते हैं सीजन के स्टार्टिंग में, और जब फसल तैयार हो जाती है, जब फसल हार्वेस्ट हो जाती है, फसल को काट के बेच दिया जाता है, तो जो पैसा रहता है उसको ये लोग रीपे करते हैं। अब मान लीजिए कि जो किसान था उसकी फसल तैयार नहीं हुई, कुछ हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई या कम बारिश हो गई, फसल खराब हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब फसल खराब हो जाएगी तो फार्मर्स को पैसा नहीं पे कर पाएगा ना। फार्मर्स क्या डिसाइड किया था, फार्मर बोला था कि जब हमारी एक खेत में फसल तैयार हो जाएगी तो फसल को बेच के हम आपको आपका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन अगर फसल नहीं उग पाई, फसल खराब हो गई, मौसम अच्छा नहीं हुआ, धूप ज़्यादा हो गई, या बारिश नहीं हुई, या बारिश ज़्यादा हो गई, धूप नहीं हुई, फसल खराब हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो वो फार्मर है उसको अपनी ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा जो है बेच के उस आदमी को पैसा पे करना पड़ेगा। और जनरली गांव वगैरह में क्या होता है कि जो भी गरीब किसान होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। जो भी गरीब किसान है उनके पास पैसा नहीं है,
पैसा नहीं है उनके पास तो वो नहीं खेती कर पाते हैं, फिर वो किसी से लोन लेते हैं, जब वो लोन नहीं पे कर पाते हैं तो उनकी ज़मीन ले ली जाती है। और ये हर सीज़न में होता है। फिर अगले सीज़न में फार्मर खेती करने के लिए पैसा लेगा किसी से, फिर वो नहीं कर पाएगा तो फिर उसको थोड़ी सी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। इसी सिचुएशन को बोला जाता है डेप्थ ट्रैप। जब आप लोन के साइकिल में फंस जाते हो, आप बार बार लोन लेते हो और आप उस लोन को पूरा नहीं कर पाते और आपको अपना कोई भी चीज़ बेच के उस लोन को भरना होता है, इसी को बोला जाता है डेप्थ ट्रैप। ठीक है, तो क्रेडिट का मतलब होता है लोन, है ना। आसान भाषा में बोला जाए तो क्रेडिट का मतलब होता है लोन। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि क्रेडिट इज़ एन एग्रीमेंट। इन दो लोगों के बीच में ये समझौता है, सप्लायर और बोरोवर, जिसमें सप्लायर जो होता है वो बोरोवर को पैसा देता है और बोरोवर ये बोलता है कि हम आपको आने वाले टाइम में आपका पूरा पैसा रिटर्न कर देंगे। अगर हम नहीं कर पाए तो आप हमारी ज़मीन या फिर जो भी सामान हो आप ले सकते हैं अपना पैसा वापस पाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है क्रेडिट। अब अगला जो टॉपिक है वो है टर्म ऑफ क्रेडिट। किस बेसिस पे किसी को लोन दिया जाता है या किस बेसिस पे किसी को क्रेडिट दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब भी लोन लिया जाता है तो जो भी लोन लेता है यानी जो भी बोरोवर होता है उसको वो जितना पैसा लिया है वो तो देना ही देना, उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी देना है। जैसे मान लीजिए बोरोवर ने 5,000 रुपये लिया है, ठीक है, तो जब बोरोवर इसको वापस करेगा सप्लायर को ये पैसा, तो बोरोवर को 5,000 से कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट जोड़ के। ठीक है, हो सकता है 5,400 रुपये देना हो, है ना, 5,400 रुपये देना हो, या थोड़ा बहुत मतलब जितना भी इंटरेस्ट सप्लायर डिमांड करता है उतना इंटरेस्ट जो है एक बोरोवर को पे करना होता है। ठीक है, तो बोरोवर जो है इंटरेस्ट पे करता है प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है कि आपने जितना पैसा दिया था, जैसे 5,000 आपने लिया है, 5,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही देना है 5,000, उसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी ऐड करके देना है, यानी 5,000 से आपको कुछ ज़्यादा देना होगा जितना भी इंटरेस्ट सप्लायर आपसे डिमांड कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है अब बस आप जाके किसी से क्रेडिट मांगोगे, लोन मांगोगे, वो आपको दे देगा। उसके बदले में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। जो चीज़ आप गिरवी रखते हो उसको बोला जाता है कोलेट्रल। जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है, इसको चाहिए लोन। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए लोन। ये गया लोन लेने। जब ये लोन लेने गया, ठीक है, जब ये लोन लेने गया तो इससे बोला जाएगा कि भैया हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन अगर आप पैसा लेके भाग गए तो हम क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, है ना। मान लो ये आदमी है, ये मेरे पास आके कह रहा है कि सर हमको लोन दे दीजिए। हम इसको लोन दे दिए, हम जो है इसको लोन दे दिया और ये भाग गया, तो हम इसको कहाँ खोजेंगे। तो हम इससे कहेंगे कि भैया तुम भाग जाओगे, है ना, तुम क्या करोगे, भाग जाओगे, तो तुम अपना कुछ सामान गिरवी रखो कि अगर तुम भाग गए तो हम तुम्हारा सामान बेच के अपना पैसा वापस पा लें। तो ये आदमी हो सकता है अपनी कुछ ज़मीन का कागज़ वगैरह हमको दे दे, है ना, या फिर हो सकता है ये अपना कुछ सोना वगैरह इसके पास हो तो वो मेरे पास गिरवी रख दे। किसी भी चीज़ पे वो गिरवी रख के बैंक से या किसी से भी लोन ले सकता है। तो कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल होता है कि जो लेंडर को या जो सप्लायर होता है जो लोन दे रहा है या जो लेंडर है जो आपको पैसा दे रहा है, उसके पास आप अपना कोई भी सामान गिरवी रखते हो, है ना, जो आपको लोन चाहिए उसके लिए, उसी को बोला जाता है कोलेट्रल। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, कोलेट्रल इज एन एसेट। कोलेट्रल जो है कोई सामान होता है जो कि बोरोवर का होता है और बोरोवर जो होता है उसको गारंटी की तरह लेंडर को देता है जब तक वो लोन न रिपे कर दे। जैसे हो सकता है वो अपना कुछ जानवर दे दे कि भैया जब तक हम आपका लोन नहीं वापस करेंगे तब तक आप मेरा जानवर रख लीजिए, है ना। हो सकता है वो अपनी ज़मीन दे दे कि भैया जब तक हम आपका पैसा नहीं वापस करेंगे तब तक आप मेरी ज़मीन रख लीजिए। या हो सकता है कि उसके पास बैंक में कुछ पैसा हो तो वो बोलेगा कि मेरे बैंक में इतना पैसा रखा है, आप ये पैसा रख लीजिए और अगर हम लोन नहीं दे पाएंगे तो आप मेरा बैंक का पैसा ले लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल एक एसेट होता है जिसके बदले में
जो लेंडर रहता है वो लोन देता है बोरोवर को। ठीक है। अब अगली चीज़ जो है यहाँ पे समझने वाली, अगला पॉइंट जो है ये क्या है, देखिए जब भी आपको क्रेडिट चाहिए तो आपको उस लोन में कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, है ना। यानी जितना आपने पैसा लिया उससे ज़्यादा थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कोलेट्रल रखना पड़ेगा गिरवी। ठीक है। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि आपको एक पेपर पे लिख के दिया जाएगा कि हाँ आपने इस दिन इतना लोन लिया था और आपने ये बोला है कि आप इस तारीख को हमको पैसा वापस करेंगे, आपने लोन के बदले में अपना ये सामान मेरे पास रखा है। आपको जो है सालाना 5%, 6%, 60% इंटरेस्ट पे लोन आपने लिया है। मतलब ऐसे ऐसे पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करवाना पड़ेगा जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि आपने किससे लोन लिया है, कितना लोन लिया है ना, आप कब लोन वापस करोगे, आपने क्या चीज़ कोलेट्रल रखा है, क्या चीज़ आपने गिरवी रखा है। ठीक है। आप लोन कब वापस करोगे, आप जो लोन लिए हो उस पर इंटरेस्ट कितना है, ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट में करके लिखी जाती है। उसके साथ साथ आपको और भी जो डॉक्यूमेंट ये बोरोवर सॉरी ये लेंडर मांगता है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे अगर आप लोन लेते हो तो ये सब होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, पैसा लोन। तो ये लोन एक एग्रीमेंट होता है लेंडर और बोरोवर के बीच में, जिसमें बोरोवर जो है आने वाले टाइम में पैसा पे करने का प्रॉमिस करता है, और अगर वो पैसा नहीं पे कर पाता है तो उसका कोई सामान लेंडर अपने पास रख लेता है गिरवी, उसी को बोला जाता है कोलेट्रल। ठीक है। कोलेट्रल हो सकता है ज़मीन हो, लाइव स्टॉक हो, या बैंक डिपॉजिट हो, कुछ भी हो सकता है। और क्रेडिट लेने के लिए आपको जो है ये प्रॉमिस करना होता है कि आप कितना इंटरेस्ट रेट पे करोगे, आपको कोलेट्रल देना होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और आप कब पैसा वापस करोगे और कैसे वापस करोगे इसका भी सब कुछ लिखा पड़ी होता है। ठीक है। तो ये था लोन लेने का तरीका। ठीक है, कि क्या क्या दे के आपको लोन मिलेगा, ये और क्रेडिट के बारे में इतना। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगली टॉपिक की तरफ। अगली टॉपिक जो हमारी है वो है लोन फ्रॉम कॉरपोरेटिव्स। ठीक है। इसको अब हम लोगों को पढ़ना है, समझो इसको। कॉरपोरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि कॉपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। देखिए, कॉपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई जगह है, जैसे वाराणसी है, ठीक है, या फिर कोई एक छोटा सा गांव है, कोई एक विलेज है। उस विलेज में जितने भी फार्मर्स होंगे, ठीक है, वो सारे फार्मर्स क्या करेंगे, कुछ कुछ अमाउंट, थोड़ा थोड़ा पैसा सारे फार्मर्स एक जगह पे जमा करेंगे। ठीक है। और वो जो भी पैसा जमा करते जाएंगे, ठीक है, अगर जो भी फार्मर पैसा जमा कर रहा है उसको कभी भी लोन की ज़रूरत पड़ी तो उस फार्मर को लोन दिया जाएगा। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, और ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप में जितने भी फार्मर्स होते हैं वो सारे फार्मर्स अपना कुछ कुछ पैसा जो है जमा करते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और अगर उनको कभी भी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो पैसा जमा किए हैं फार्मर, उनको उस पैसे के बेसिस पे लोन दिया जाता है। ठीक है। और उनका ये जो पैसा, जितने भी फार्मर्स पैसा जमा किए हैं उस पैसे को एज अ कोलेट्रल रखा जाएगा। अब सर इसका फ़ायदा क्या है, किसान जो है पैसा रख के तो बैंक से भी लोन ले सकता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्यों लोन लेने जाएगा। अगर बैंक लोन नहीं दे रहा है फार्मर को तो फार्मर किसी और के पास जाके अपना कुछ गिरवी रख के पैसा ले सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में फार्मर क्यों पैसा जमा करता है और यहाँ से क्यों लोन लेता है। देखो, जैसे मान लो ये तुम हो, ठीक है, तुम्हारे पास एक फार्मर आता है, बोलता है कि भैया हमको थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, हम आपको अगले महीने लौटा देंगे। तुमने फार्मर से पूछा कितना चाहिए, फार्मर ने बोला कि हमको 10,000 रुपये चाहिए। तुमने 10,000 फार्मर को दिया और बोला कि अगले महीने जब तुम रिटर्न करना ना तो तुम हमको 11,000 रुपये रिटर्न करना। ठीक है।
तुमने क्या बोला फार्मर से कि अगले महीने जब पैसा रिटर्न करना तो हमको 11,000 रुपये रिटर्न करना है, 1,000 हम इंटरेस्ट लेंगे तुमसे। ठीक। अब फार्मर जिसके पास 10,000 रुपये नहीं है, वो अगले महीने 11,000 रुपये यानी 1,000 रुपये ज़्यादा उसको पे करना पड़ेगा तुमको। ठीक है। और बदले में वो तुम्हारे पास कुछ गिरवी भी रखेगा। लेकिन अगर कोई फार्मर है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है, तो उस फार्मर को कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेगी कि अगर आपको 10,000 रुपये का लोन चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अगले महीने 10,500 ही रिटर्न करना, है ना। तो देखो कितना कम, 500 का फार्मर का फ़ायदा हो रहा है, वरना फार्मर को 500 रुपये एक्स्ट्रा देना होता। ठीक है। जैसे अभी इसमें 500 देना पड़ रहा है, अगर किसी और से लेता तो उसको 500 और देना पड़ता, है ना। 11,000 उसको देना पड़ रहा था, ऐसे सिर्फ 10,500 देना पड़ रहा है। इसलिए फार्मर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लोन रहता है उस पर जो क्रेडिट लगता है, ठीक है, या जो क्रेडिट लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट बहुत कम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से बहुत सारे फार्मर्स जो है, गांव में जितने भी फार्मर रहते हैं वो सारे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है फार्मर्स को। ठीक है। और फार्मर्स जो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं उसी पैसे को एज अ कोलेट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले रखते हैं, और ये लोग लोन देते हैं फार्मर्स को। ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले कि फार्मर्स जो है, गांव के जितने भी फार्मर्स हैं, उनको सस्ता लोन कहाँ से मिलता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, बहुत चीप क्रेडिट मिलता है, बहुत सस्ते इंटरेस्ट पे लोन मिलता है फार्मर्स को। ठीक है। और फार्मर्स जो पैसा जमा करते हैं उसी पैसे को एज अ कोलेट्रल रख के कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक की तरह लोन देता है। बस यही होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, यानी इंडिया में कितने तरीके का लोन मिलता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। देखिए, अगर बात किया जाए लोन का, इंडिया में कितने तरीके का लोन मिलता है। ठीक है। इंडिया में कितने तरीके का लोन मिलता है, तो दो तरीके से लोन मिलता है इंडिया में। एक होता है फॉर्मल सेक्टर और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले इसको समझ। फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो या फिर आप किसी कॉरपोरेटिव सोसाइटी से लोन ले रहे हो। ठीक है। अगर आप किसी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रहे हो, यानी जो कि गवर्नमेंट इसको चला रही है, गवर्नमेंट जो रन कर रही है, तो ऐसी जगह से जब आप लोन लेते हो तो उसको बोला जाता है फॉर्मल सेक्टर। ठीक है। जब भी बैंक या कॉरपोरेटिव सोसाइटी से आप लोन लेते हो तो उसको बोला जाता है कि आपने फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है। ठीक है। और जो भी फॉर्मल सेक्टर होते हैं, उन फॉर्मल सेक्टर को गवर्न करने का काम कौन करता है, आरबीआई। ठीक है। आरबीआई सारा नियम कानून बताएगा कि किस तरीके से बैंक को काम करना है, किस तरीके से कॉरपोरेटिव सोसाइटी को काम करना है। अगर बैंक लोन दे रहा है तो बैंक को कितना इंटरेस्ट लेना है, कितना इंटरेस्ट नहीं लेना है। कॉरपोरेटिव सोसाइटी को आरबीआई बताएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट लेना है फार्मर से, आप कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहे हो इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हो। यानी आरबीआई पूरी देख रेख करता है कॉरपोरेटिव सोसाइटी और बैंक की। और अगर आप कॉरपोरेटिव सोसाइटी या बैंक से लोन लेते हो तो उसको बोला जाता है कि आपने फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया हुआ है। ठीक है। तो ये एक होता है फॉर्मल सेक्टर। अब दूसरा है एक इनफॉर्मल सेक्टर। पहले इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है इसको समझ लेते हैं, फिर और डिटेल में पढ़ेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है कि आपने अपने किसी रिलेटिव से लोन ले लिया, अपने किसी दोस्त से लोन ले लिया, है ना। आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ से किसी से लोन ले लिए, आपने किसी साहूकार से, मनी लेंडर से लोन ले लिया, है ना। तो अगर आप इन सब से लोन ले रहे हो या पैसा ले रहे हो तो ये बोला जाएगा आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिए हो। ठीक है। देखो, जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में, वो क्या होता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है वो समझो। देखो, फॉर्मल सेक्टर जहाँ से आप लोन लेते हो, बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस फॉर्मल सेक्टर
के ऊपर आरबीआई रहता है जो सारी देख रेख करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने फॉर्मल सेक्टर से 10,000 रुपये का लोन लिया। ठीक है, और फॉर्मल सेक्टर में ये लिखा है कि आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो 500 रुपये देना होगा। तो ऐसा नहीं है कि जब आप 1 साल बाद ये 10,000 रुपये बैंक को वापस करने जाओगे तो बैंक आपसे 500 से ज़्यादा ले लेगा या कोऑपरेटिव सोसाइटी आपसे 500 से ज़्यादा ले लेगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई बैंक वाला करता है तो आप उस बैंक की कंप्लेन आरबीआई के पास कर सकते हो कि हमारे साथ बैंक ने या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ऐसा ऐसा किया। ठीक है, तो आरबीआई जो है आपके लिए बैंक को या कोऑपरेटिव सोसाइटी में आके बात करेगा कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया, जब इंटरेस्ट आपको 500 लेना था तो आपने ज़्यादा क्यों लिया, ये सारी चीज़। ठीक, यानी अगर किसी के साथ कोई भी चीटिंग होती है या धोखा होता है तो आरबीआई के ऊपर नज़र रखता है, जो भी फॉर्मल सेक्टर होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है ना, इसके ऊपर कोई भी नज़र नहीं रखता और इसमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि अगर किसी से आपने 10,000 रुपये लिया और वो बोला अगले महीने जब तुम लोन वापस करना तो 700 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना, लेकिन जब आप 1 महीने बाद लोन वापस करने आए तो वो कह रहा है कि हमने तो 1700 बोला था इंटरेस्ट, है ना, आपने ध्यान से सुना नहीं, आप 700 नहीं, आप 1700 इंटरेस्ट हमको वापस करो। तो आप किसके पास कंप्लेन करने जाओगे? किसी के पास नहीं। आपको मजबूरी में उसको 1700 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, आप किसी के पास जाके उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, आपको मजबूरी में देना पड़ेगा उतना पैसा। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता। अगर फॉर्मल सेक्टर में आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आरबीआई में कंप्लेन। ठीक है, इसके साथ साथ जो फॉर्मल सेक्टर का लोन होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत चीप होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वहाँ से अगर आप लोन लेते हो तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अगर आप किसी दोस्त से, ट्रेडर से या कहीं से भी लोन लेते हो इनफॉर्मल सेक्टर से तो हो सकता है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़े, पर अगर आप फॉर्मल सेक्टर से लेते हो तो फॉर्मल सेक्टर में आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। फॉर्मल सेक्टर में आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकती क्योंकि आरबीआई सब कुछ देखता रहता है। इनफॉर्मल सेक्टर में आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा आगे। आगे क्या कह रहा है कि आरबीआई आरबीआई जो है, आरबीआई सब कुछ देखता है कि फॉर्मल सेक्टर में कैसे लोन दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ सुपरवाइज आरबीआई करता है फॉर्मल सेक्टर में। तो आरबीआई कौन कौन से नियम कानून बताता है फॉर्मल सेक्टर को? ठीक है, देखिए, आरबीआई कहता है कि आप मिनिमम कैश बैलेंस रखेंगे अपने पास। जैसे हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, अगर आप बैंक में 1,000 रुपये पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो इस 1,000 में से 700 रुपये आपका बैंक हो सकता है किसी को लोन की तरह दे दे, लेकिन बैंक 300 रुपये अपने पास रखा है। यानी अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी और अब बैंक के पास आए पैसा निकालने तो बैंक आपको कुछ पैसा दे देगा, यानी 300 के आसपास दे देगा। ठीक है, तो आरबीआई जो है बैंक को ये बोलता है कि आप मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रिजर्व में रखोगे, यानी 300 रुपये आप रखोगे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से 1,000 रुपये डिपॉजिट लिया तो आप 1,000 का 1,000 पूरा का पूरा लोन दे दोगे किसी और को। आप ऐसा नहीं करोगे, कुछ पैसा आप अपने पास रखोगे, ये एक चीज़ बोलता है। ठीक है, उसके बाद आरबीआई बैंक को और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ उनको लोन दो जो प्रॉफिट कमा के आपका लोन पे करते हैं। जैसे सबको मालूम है कि अगर अंबानी, ठीक है, टाटा, बिरला, ये लोग बैंक में लोन लेने जाएंगे तो इन लोगों को तुरंत लोन मिल जाएगा क्योंकि इनकी जो कंपनी है ये ज़्यादातर प्रॉफिट में ही रहती है।
तो बैंक को ये विश्वास रहता है कि ये लोग जो लोन ले रहे हैं वो वापस कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर कोई छोटा सा बिजनेसमैन है जिसकी एक छोटी सी दुकान हो, अगर वो लोन लेने जाएगा तो उसको बैंक जो है लोन उतने आसानी से नहीं देती है। ठीक है। जो छोटे मोटे बिजनेस रहते हैं उनको लोन लेने में दिक्कत होती है। तो आरबीआई बैंकों को और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोलता है कि ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को ही लोन दें, आपको सबको लोन देना है। अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यानी कोई छोटी सी इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई छोटा किसान है तो आप उसको भी लोन दीजिए, कोई छोटी कंपनी है आप उसको भी लोन दीजिए। आपके पास कोई भी लोन लेने आ रहा है, अगर वो लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है तो आप उसको लोन दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बड़े बिजनेस को लोन देंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आरबीआई कहता है बैंक को। और पहला पॉइंट क्या था कि आरबीआई कहता है बैंकों को कि आप मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रिजर्व करके रखेंगे, ताकि अगर कोई एटीएम से या कहीं से थोड़ा बहुत पैसा निकालता है तो उसको पैसा मिल जाए। ठीक है। उसके साथ साथ आरबीआई बैंकों को कहता है कि आप जो है टाइम टाइम पे अपनी रिपोर्ट जो है हमारे पास भेजते रहेंगे। हम आपकी रिपोर्ट को चेक करेंगे कि आपने कितना लोन दिया, आपने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, आपने लोगों से कितना पैसा डिपॉजिट कराया। यानी बैंकों का सारा लेखा जोखा आरबीआई टाइम टाइम पे अपने पास मंगाती रहती है चेक करने के लिए। ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था। तो ये 3 पॉइंट है जो कि आरबीआई फॉर्मल सेक्टर्स में प्रॉपर चेक करती रहती है कि बैंक मिनिमम बैलेंस रखा है कि नहीं। बैंक जो है सिर्फ बड़े बिजनेस को तो लोन नहीं दे रहा है, बैंक को सबको लोन देना है, चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो, चाहे कोई छोटी फैक्ट्री हो, चाहे कोई काम करने वाला हो, सबको लोन देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद टाइम टाइम पे आरबीआई जो है बैंक के जो भी रिपोर्ट होती है उसको चेक करता रहता है। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, ये वाला देखिए। कह रहा है जो रूरल एरिया है वहाँ पे फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंस है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर रूरल एरिया में, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। कह रहा है कि अगर आप गांव में जाओगे तो गांव में 50% जो लोन होता है वो फॉर्मल सेक्टर से रहता है और 50% इनफॉर्मल सेक्टर से लोग लोन लेते हैं। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। क्या है कि गांव में 50% लोग ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं और 50% लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। यानी गांव में फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों काम करता है और लोग गांव में फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर दोनों जगह से लोन लेते हैं। ठीक है। कह रहा है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में फॉर्मल सेक्टर से लोन लें। ठीक है। ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर गांव के लोग डिपेंड हैं वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर से अगर कोई लोन लेता है तो उसके साथ चीटिंग हो सकती है। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जैसे फॉर्मल सेक्टर में तो आरबीआई है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर से अगर आप लोन ले रहे हो तो आपके साथ चीटिंग होगी तो आप किसी को कंप्लेन नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि गांव में फॉर्मल सेक्टर से लोग ज़्यादा लोन लें एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि जो फॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर से जो लोन होता है वो कह रहा है कि सबको इक्वली मिलता है। जैसे अगर अंबानी लोन लेने जा रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से तो अंबानी को भी 10% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन में। ठीक है। अगर एक छोटा सा किसान जा रहा है फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने तो उसको भी 10% ही देना पड़ेगा। यानी सबके लिए नियम कानून बराबर है फॉर्मल सेक्टर में। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंटरेस्ट रहता है लोन का वो अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपसे वो 5% इंटरेस्ट ले रहा हो, हमसे 10% ले, किसी और से 12% लेगा। ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन का इंटरेस्ट रहता है वो अलग अलग रहता है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में जो लोन का इंटरेस्ट रहता है
वो सबके लिए सेम रहता है। सबको जो है फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे लोगों को लोन मिलता भी नहीं है। जैसे कोई आपको इनफॉर्मल सेक्टर से आप किसी के पास लोन लेने गए अपने दोस्त के पास, तो आपका दोस्त हो सकता है बोल दे भाई पैसा नहीं है बाद में ले लेना। लेकिन अगर आप बैंक में जाओगे लोन लेने और बैंक के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर रहे हो, कोलेटरल रख रहे हो, तो बैंक आपको लोन दे देगा। ठीक है। बैंक जो है भेदभाव नहीं करता है लोगों के साथ। जो फॉर्मल सेक्टर है वो भेदभाव नहीं करता है, वो नियम कानून के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। लोन लेने के दो तरीके हैं इंडिया में, एक है फॉर्मल सेक्टर और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। अब जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। अब इसमें होता क्या है, देखिए अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं ना, तो बैंक आपसे दुनिया भर का कागज आपका जमा कराएगा। बैंक बोलेगा कि आप कुछ ना कुछ गिरवी रखिए, तभी आपको लोन मिल पाएगा। अब जो गरीब लोग हैं गांव में, उनके पास ना इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट होता है, ना उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है या फिर ज़मीन है या फिर कोलेट्रल है जिसको रख के वो बैंक से लोन ले पाए। ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर से अगर कोई लोन लेने जाएगा तो वहाँ पे हो सकता है उसके साथ चीटिंग हो जाए उस गरीब इंसान के साथ, है ना। अगर आप जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने जा रहे हो तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अगर आपके पास कोलेट्रल नहीं है ना। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं। ठीक है, जो कि गरीब घर से होते हैं। गरीब कुछ लोगों का, जो गरीब औरतें रहती हैं या जो गरीब मेल हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये अपना 15-20 लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। और ये लोग थोड़ा थोड़ा पैसा यानी 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हर महीने या दिन, जैसे भी हो, जैसा भी इन लोगों का नियम हो, उसके अकॉर्डिंग वो लोग पैसा जमा करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। ठीक है। तो 25 से लेकर 100 रुपये या उससे ज़्यादा भी लोग जमा करते हैं। ये 15-20 लोग अपना एक ग्रुप बना के उसमें जमा करते हैं। ठीक है। और अगर किसी भी इस मेंबर को, इस 15 से 20 मेंबर में मान लीजिए एक हम हैं, हमको ज़रूरत पड़ गई, तो हम जाएंगे कहेंगे देखो यार हम तुम लोगों के मेंबर हैं, हम हर महीने पैसा जमा करते हैं तुम लोगों के यहाँ अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में, हमको पैसे की ज़रूरत है तो हमको थोड़ा सा लोन दे दो। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है हमको जो है थोड़ा सा पैसा दे देगा लोन, और हमसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना वो बहुत कम लेगा। कहेगा आप जो भी आपका मन हो, जो भी थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा दे पाओ वो आप दे देना। ठीक है। और अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हो तो आपको कोई भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा लोन लेते टाइम। समझ में आया। आपको कोई भी कैपिटल नहीं जमा करना पड़ेगा, आपको अपनी ज़मीन नहीं रखनी पड़ेगी गिरवी, आपको कोई एसेट नहीं रखना पड़ेगा अपना गिरवी। आप बस अगर मेंबर हो और आप हर महीने कुछ कुछ पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप में देते हो और आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको लोन मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, और ये मेंबर जो है हर महीने कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और उनको जब भी ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से लोन ले लेते हैं बिना कोलेट्रल जमा किए, बिना कोई एसेट जमा किए, बिना कोई मशीन, बिना कोई ज़मीन अपनी गिरवी रखे हुए। तो ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसका फ़ायदा क्या है, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो भी बोरो कर रहा है मनी उसको कोलेट्रल नहीं जमा करना पड़ेगा, उसको कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये जो गरीब लोग हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक गरीब दूसरे गरीब की प्रॉब्लम को अच्छे से समझेगा, ठीक है, और वो उसकी हेल्प करेगा। ठीक। अब जो भी इंसान है जो मेंबर है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसको जब भी लोन चाहिए रहेगा उसको लोन मिल जाएगा और बहुत कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि जो भी औरतें सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत पैसा हर महीने जमा करती हैं, है ना। और अगर किसी वुमेन को पैसे की ज़रूरत हुई, देखिए जैसे गांव वगैरह में क्या होता है
कि जो गरीब फैमिली होती है उसमें जो मेल मेंबर होता है वो काम करने जाता है, फीमेल के पास पैसा नहीं रहता, अगर उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, कुछ चाहिए, तो वो उसके पास पैसा नहीं रहता। तो जो गरीब वुमेन है उनको भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है थोड़ा बहुत पैसा दे के हेल्प कर देता है उनकी चीज़ों। ठीक है, तो वुमेन्स को भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प करता है जब भी उनको पैसे की ज़रूरत हो। ठीक है, और इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है टाइम टाइम पे मीटिंग करता रहता है और ये डिस्कस करते हैं लोग कि कैसे हमारी हेल्थ सही रहेगी, हमको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हो रहा है, और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है मैनेज करता है। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और इसके साथ आप ये 1 पेज नोट्स जो है, इन्फोग्राफ जो है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद ये सब जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर का टेस्ट आप लोगों का किसी भी दिन हो जाएगा, तो इस चैप्टर को प्रॉपर रिवीजन करते रहना आप सभी लोग। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तक के लिए टाटा बाय बाय।